हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी हिस्ट्री है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री सब्सिडरी से रिलेटेड 100 प्रश्नों का डिवीजन और साथ साथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप जरूर ही देखिए। आज के वीडियो में हम सभी 251 नंबर के प्रश्न से लेके और 350 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, यानी कि टोटल 100 प्रश्नों का रिवीजन हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, 1 से लेके और 250 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को बना दिया है प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के सभी प्रश्नों को जरूर ही कवर करें। दोस्तों, मैं आप सभी को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जितने भी प्रश्नों का रिवीजन करवाया है हिस्ट्री सब्सिडी से रिलेटेड, अगर आप उन सभी प्रश्नों का रिवीजन वीडियो के जरिए ही आप कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 251 नंबर के प्रश्न से। प्रश्न है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे? बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ख हो जाएगा, बहादुर शाह। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो थे बहादुर शाह। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन जिम्मेदार था? ये 252 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, मुगल अमीरों की अक्षमता। ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी वीवीआई प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप जरूरी कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्न में से कौन कारण नहीं था? आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए और प्रश्न को भी आप अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये सभी आप अच्छे से प्रश्न और ऑप्शन को वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्न में से कौन सम्राट सबसे ज्यादा जिम्मेदार था? बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो निम्न में से कौन सम्राट सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, तो ये औरंगजेब जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार था मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में वैष्णव धर्म के उपदेशक कौन नहीं है? ये प्रश्न निगेटिव है, कह रहा है कि निम्न में से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताइए कि वैष्णव धर्म के उपदेशक कौन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, तीनों। रामानुज, निम्बार्क और रामानंद, ये तीनों जो है वैष्णव धर्म के उपदेशक नहीं है, इसलिए घ करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका, तीनों। अगला प्रश्न है कि राम और कृष्ण को किसका अवतार माना जाता है? आइए सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उर्दू को किस शब्द से उत्पन्न माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, उर्द। उर्दू को उर्द शब्द से उत्पन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक, याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? बताइए इसका क्या करेक्ट होगा। आपको 100 प्रश्न में से कम 40 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ख, गुरु अर्जुन देव। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, ये इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चिश्ती सिलसिला के प्रतिपादक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के प्रतिपादक कौन थे? ये आपका प्रश्न है। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। ग करेक्ट जवाब हो जाएगा, ख्वाजा सलीम चिश्ती। यानी चिश्ती सिलसिला के जो प्रतिपादक थे वो थे ख्वाजा सलीम चिश्ती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजकुमार द्वारा सिकोह किस सिलसिला के समर्थक था? प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा कि राजकुमार दारा, माफ कीजिएगा, राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला के समर्थक था? तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, कादिरी सिलसिला।
अगला प्रश्न है कि निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे। निर्गुण पंथ कह रहा है यहाँ पे कि निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर घ हो जाएगा कबीरदास। याद रखिएगा, निर्गुण पंथ के जो प्रतिपादक थे वो कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न है कि कबीर पंथी ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते थे। तो निराकार। कबीर पंथी जो है वो ईश्वर के निराकार के रूप में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 265 नंबर का कि मैथिली गद्य का आरंभ किस शताब्दी से हुआ था। मैथिली गद्य, अगर आप हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे तो इसका जवाब आपको जरूर ही मालूम होगा, अगर आप मिथिला के होंगे तो। ग राइट आंसर हो जाएगा 14वीं। मिथिला गद्य का जो आरंभ हुआ था वह 14वीं शताब्दी से हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाल कवि मैथिली साहित्य में किस कवि के कवि थे। तो लाल कवि जो है वो मैथिली साहित्य में गीति काव्य के कवि थे। किसके काव्य थे? कवि थे, गीति काव्य के कवि थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदाय 2000 से अधिक थे। कह रहा है कि किसके अनुसार दक्षिण भारत में ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का समुदाय जो है वो 2000 से अधिक थे। तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा बुकानन। बुकानन के अनुसार जो है वो दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदाय 2000 से अधिक थे। अगला प्रश्न है कि किसने हिंदुस्तान की तमाम जातियों को 84 प्रमुख श्रेणियों के क्रमानुसार विभक्त किया। दोस्तों प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, करेक्ट जवाब आपको जरूरी आसानी से मिल जाएगा। घ इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओम। प्रश्न था कि किसने हिंदुस्तान की तमाम जातियों को 84 प्रमुख श्रेणियों के क्रमानुसार विभक्त किया, तो रॉबर्ट ओम। अगला प्रश्न है कि सामाजिक पदक्रम के अनुसार जाति व्यवस्था किसने विभक्त किया था। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ग रिस्ले। सामाजिक पदक्रम के अनुसार जाति व्यवस्था जो है वो रिस्ले विभक्त किया था। किसने? तो रिस्ले ने। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में जमींदारों का वर्गीकरण है। ऑप्शन देख लीजिए, क है हिदायत उल कवायद, ख है अकबरनामा, ग है बाबरनामा और घ है तुजुक ई जहांगीरी। ये चारों में से करेक्ट जवाब बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर क ही हो जाएगा, हिदायत उल कवायद। अगला प्रश्न है कि विद्रोही किसका पर्याय है। देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, कह रहा है कि विद्रोही किसका पर्याय है। तो विद्रोही जो पर्याय है वह है जोर तलब का। किसका? जोर तलब का। क करेक्ट जवाब होगा इसका। अगला है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो जवाब अच्छे से दीजिएगा 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो पलासी का जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1756 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध प्रारंभ। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पलासी युद्ध के परिणाम स्वरूप, अब इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको ऑप्शन देखना होगा। कह रहा है कि पलासी युद्ध के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पलासी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई। ये ख करेक्ट जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वो बना था आपको मीर जाफर। कौन बना था? मीर जाफर, याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अली जौहर ने बिहार पर दूसरी बार कब आक्रमण किया था। तो अली जौहर बिहार पर जो दूसरी बार आक्रमण किया था वो किया था आपको 1760 ईस्वी में। कब किया था? तो 1760 ईस्वी में। अच्छे से कवर कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है। तो ये आपको जानी जाती है अलीनगर की संधि के नाम से। किसके नाम से? अलीनगर की संधि। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु
कब हुई? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 9 अप्रैल 1756 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शाह आलम द्वितीय कौन था? ऑप्शन देखिए अच्छे से। कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय कौन था? तो ये आपको मुगल सम्राट था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। अगला है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न में से किन शासकों के साथ संधि किया था? प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, और ये 4 ऑप्शन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न में से, मतलब क्या, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किन शासकों के साथ संधि किया था? इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बक्सर के युद्ध में निम्न में से कौन मीर कासिम का सहयोगी था? तो ग इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपको मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि शुजा उदौला कौन था? शुजा उदौला कौन था? तो ये जो है अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब? तो अवध का। ये ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुजा उदौला की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1777 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1777 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? तो मीर जाफर की जो मृत्यु हुई थी वो 5 फरवरी 1765 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये हुई थी आपको इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला है कि हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1721 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है कि मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपको अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ सुरक्षात्मक संधि कब की थी? तो ये की थी आपको 1769 ईस्वी में, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ जो सुरक्षात्मक संधि की थी वो की थी 1769 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हैदर अली का देहांत कब हुआ था? तो हैदर अली का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर 1782 को। ये क इसका करेक्ट होगा। अगला है कि टीपू और अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो टीपू और अंग्रेजों के बीच जो मार्च 1784 ईस्वी में संधि हुई थी वो हुई थी आपको मंगलोर की संधि। कौन सी? तो मंगलोर। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? रंगपट्टम, माफ कीजिएगा, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको मार्च 1792 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला है कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बना था? तो बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बना था वो बना था 1713 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला है कि बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बना था? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बना था वो बना था आपको बाजीराव। कौन बना था? बाजीराव। अगला है कि बाजीराव का समकालीन दक्षिण का मुगल सूबेदार निम्न में से कौन था? आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है कि बाजीराव का समकालीन दक्षिण का मुगल सूबेदार निम्न, यानी नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन था? तो इसका करेक्ट जवाब जानते हैं, घ करेक्ट होगा, निजाम उल मुल्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला शिवगंगा की संधि कब हुई थी? तो शिवगंगा की संधि हुई थी 16 मार्च 1728 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला है कि रघुनाथ और बंबई की सरकार के बीच सूरत की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 7 मार्च 1755 ईस्वी को। इसका भी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि 1776 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो
पुरंदर की संधि हुई थी? ये ग करेक्ट होगा। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि तलगांव के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? कह रहा कि तलगांव का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? तो तलगांव के युद्ध में जीत हुई थी आपको गोडार्ड और नाना फडणवीस के बीच। किसके बीच? तो गोडार्ड और नाना फडणवीस के बीच। ग करेक्ट जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है कि 1782 ईस्वी की सालवाई की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? ये 303 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट जवाब क हो जाएगा, अंग्रेज और पूना सरकार। आप अच्छे से देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों का रिवीजन आप जरूर अच्छे से कीजिए। और दोस्तों मैं अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम किस पेशवा ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? करेक्ट जवाब ग हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो राइट आंसर क हो जाएगा, बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है कि 1803 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अहमदनगर के युद्ध में किस मराठा सरदार को पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, दौलत राव सिंधिया। अगला है कि महाराज रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। क करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि महाराज रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो महाराज रणजीत सिंह के जो पिताजी का नाम था वो था महासिंह। क्या था? तो महासिंह। ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने अपने को अमृतसर का स्वामी कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया था आपको 1805 ईस्वी में। घ करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी आपको अमृतसर की संधि हुई थी। कौन सी? तो अमृतसर की संधि। क करेक्ट जवाब होगा। अगला है कि रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 312 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट जवाब घ हो जाएगा, अक्टूबर 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में अंग्रेजों का संपर्क अवध के साथ हुआ था? राइट आंसर ख हो जाएगा, कर्नल क्लाइव। मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न को कवर करवा रहा हूं। अगला है कि 1773 ईस्वी में बनारस की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो 1773 ईस्वी में जो बनारस की संधि हुई थी वो हुई थी आपको वारेन हेस्टिंग और अवध के नवाब के बीच में हुआ था। इस पे थोड़ा सा सस्पिशन है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर घ होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद की संधि कब हुई थी? तो फैजाबाद की जो संधि हुई थी वो 1775 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आसिफ उद्दौला और अंग्रेज के बीच 1775 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? राइट आंसर ग हो जाएगा, फैजाबाद की संधि। अगला प्रश्न है कि सर जॉन शोर ने अवध के मामले में कौन सी नीति अपनाई थी? आइए सही जवाब जानते हैं। हस्तक्षेप करेक्ट जवाब होगा। अगला है सआदत अली अवध का नवाब कब बना था? सआदत अली अवध का नवाब कब बना था? तो ये बना था आपको 1798 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नवाब सआदत अली ने सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किए? ये 319 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 10 नवंबर 1801 ईस्वी, यानी घ करेक्ट जवाब होगा इसका। अगला है कि अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर की मृत्यु कब हुई? इसका करेक्ट जवाब ख हो जाएगा 1837 ईस्वी में। 320 नंबर का प्रश्न है। इसका ख करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम
बेंटिक ने सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया? कह रहा कि लॉर्ड विलियम जो है वो बेंटिक ने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। राइट आंसर क हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने हेतु कौन उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर ख हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर क हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कि सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कब हुआ? इसका भी राइट आंसर क हो जाएगा अगस्त 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये 326 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा लॉर्ड एलनबरी ने। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी की मंजूरी कब मिली थी? क राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1765 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसने कहा था कि हेस्टिंग ने असैनिक शासन की दृढ़ नींव डाली जिस पर कॉर्नवालिस ने भवन का निर्माण किया? प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। ख करेक्ट जवाब हो जाएगा हंटर ने। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? राइट आंसर ग हो जाएगा 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पिट्स एक्ट पास करवाने में इंग्लैंड के किस व्यक्ति का हाथ था? राइट आंसर ग हो जाएगा प्रधानमंत्री पिट का। अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई थी? राइट आंसर क हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था? राइट आंसर क हो जाएगा 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा के मद में खर्च करने हेतु कितनी रकम की मंजूरी दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1 लाख। अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिक द्वारा लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर ख हो जाएगा 3 मार्च 1835 को। अगला प्रश्न है कलकत्ता कॉलेज की नींव कब डाली गई? राइट आंसर क हो जाएगा मार्च 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बेंटिक द्वारा सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? इसका राइट आंसर ग हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 341 नंबर का। मद्रास और बंबई में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? राइट आंसर क हो जाएगा 1830 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कर्नल स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कब अधिकृत किया गया? ये 342 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क हो जाएगा 1830 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब की गई थी? राइट आंसर ग हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1856 में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर घ हो जाएगा 2,33,000। अगला प्रश्न है कि 1856 में यूरोपीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 45,000। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में डाक तार व्यवस्था की स्थापना डलहौजी ने कब की थी?
राइट आंसर क हो जाएगा 1852 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डाक खाना एक्ट कब पास हुआ? राइट आंसर ग हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय ईसाई को पैतृक संपत्ति अधिकार पर कब मान्यता दी गई? राइट आंसर क हो जाएगा 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि विधवा विवाह को कानूनी मान्यता कब प्रदान की गई? राइट आंसर ग हो जाएगा 1855 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स वुड का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? चार्ल्स वुड का जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1854 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो हम सभी ने 251 से लेके 350 तक के प्रश्नों का डिवीजन किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं और भी प्रश्नों को कवर करूंगा, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 100 प्रश्नों का डिवीजन इस वीडियो में मैं आप सभी को करवाऊंगा। और भी प्रश्नों का बाकी है जिसका रिवीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है। अभी बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।